नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया, सब मज़े में। चलिए, तो आज हम अगला कंटेंट की शुरुआत करते हैं। आई होप तुम लोग अपना रिवीजन, अपनी पढ़ाई बखूबी कर रहे हो और रिवीजन में कोई भी कोताहट ना बरतो। कंटिन्यूस फॉर्म में लगातार आप अपना रिवीजन करते रहिए बच्चों। लेक्चर नंबर 30 है आज इलेक्ट्रोस्टेट का। और हम आगे बढ़ रहे हैं मल्टीपोल एक्सपेंशन या मल्टीपोल मूवमेंट की कुछ बातें हम लोग करेंगे। हालांकि बेसिकली हम मल्टीपोल में डाइपोल की बातें कर रहे हैं। ठीक है, जो अपनी पिछली क्लास थी, जो अपना लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक किया था। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें मल्टीपोल मतलब कि मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रपोल, इनकी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होंगे। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं वो सब वो थे जो डिस्क्रीट फॉर्म में थे। तो इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम लोग काम करते हैं। तो आज का सवाल नंबर 1 हम लोग लेंगे। क्वेश्चन 1 है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, अ स्फीयर ऑफ radius r centered at the origin centered at the origin carries charge density carries charge density rho r theta is equal to kr upon r square r minus 2r sin theta। ये आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है और साफ साफ लग रहा है कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल, फाइंड approximate potential, find the approximate potential for points on the z-axis, for points on the z-axis far from the sphere, far from the sphere। बड़ा आसान सवाल है। आपको इसमें क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल निकालना है। और जो चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इस बात से सिद्ध होता है कि ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम सबसे पहले इसमें मोनोपोल मूवमेंट की वजह से निकालना शुरू करेंगे। तो पोटेंशियल निकालेंगे मोनोपोल की वजह से। और कॉन्टिन्यूस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं बेटा, इसलिए जो भी हम लोग यहाँ पर टर्म काम में लेंगे चार्ज वगैरह की, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हमको लेना पड़ेगा। जैसे Q इज इक्वल टू रो डी वी होता है, K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, और Q का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, रो डी वी टाइप हो जाएगा। तो रो डी टो हम लोग यहाँ पर काम में लेंगे। डी टो मतलब एक वॉल्यूम एलिमेंट होता है बेटा। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम लोग देखें, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है, यहाँ पर आर को ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आर तो वो डिस्टेंस है जहाँ पर पोटेंशियल हमको निकालना है। ठीक है, और ये जो आर आपको दे रखा है, ये वो आर है जो पर्टिकुलरली उस स्फेयर के अंदर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर
चार्ज डेंसिटी है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर क्या है, चार्ज डेंसिटी है। ये आर वो है जो जिस डिस्टेंस पर हमको निकालना है, दोनों आर अलग अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये मान लो स्फीयर है, यहाँ पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो ये डिस्टेंस जो है वो आर है, और ये जो आर आपको दे रखा है ना, इसको मैं आर प्राइम बोल दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये स्फीयर के अंदर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, उसको हम आर प्राइम बोल देंगे, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये जो आर है इसको बाहर रहने दो, ठीक है। हम जो वेरी करवाएंगे वो चार्ज डेंसिटी वेरी करवाएंगे, और वो स्फीयर के अंदर कहीं पर भी वेरी कर सकती है। इसलिए जो वेरिएशन आएगा वो केवल इस वाले आर में आएगा, जिसको हम आर प्राइम बोल देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी हिसाब से अगर मैं इस रो का वैल्यू पुट करूँ, इस रो का सो इस रो का वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा आर प्राइम का स्क्वायर। मैं भी आर को आर प्राइम रखा हूँ रो के अंदर, और आर माइनस 2 आर प्राइम साइन थीटा। नाउ दूसरी चीज क्या है हमारे पास, ये हमारे पास में है डीटो, जिसका वैल्यू हम लोग स्फेरिकल सिस्टम में बखूबी जानते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाइव। साइन थीटा लिखना भूल गया, रुको मैं कहीं पे साइन थीटा भूल गया, रुको साइन थीटा। तो दोनों आर अलग अलग है, इसलिए मैंने एक को मैंने आर प्राइम बोल दिया, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसको सोल्व करना है। देखो आपको बताइए स्फेरिकल लिमिट्स क्या क्या होती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड आर, उसको तो हम आर ही रहने देंगे। इसके अलावा भी के आर, ठीक है, ये आर प्राइम स्क्वायर से आर प्राइम स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, और ये बचेगा हमारे पास आर माइनस 2 आर प्राइम, then sin theta, then it will become sin square theta, and the next thing is dr prime, d theta, and d phi also. Now we have to put the limit onwards, that means the limit of r is simply 0 to r, क्योंकि आपकी चार्ज डेंसिटी जो है वो केवल स्फेयर की रेडियस तक ही सीमित है। इसलिए हम इसको केवल क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो खैर ठीक है। इसको k को बाहर ले लो, बिकॉज k इज सिंपली अ कांस्टेंट वेक्टर, एंड नाउ द वैल्यू ऑफ r इज सिंपली वेरिंग फ्रॉम 0 टू r, और बाकी जो r है उसको चलने दो वैसा का वैसा ही। r को r से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्राइम multiply with the r. So this is the r term which is integrating with respect to dr, and the second is theta. So theta is varying from 0 to pi, and sin square theta को आप लोग कम 1 माइनस कोस 2 थीटा में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, एंड दिस विल बिकम d थीटा, एंड d फाई का वैल्यू तो 2 पाई होता ही है, तो इसको तो कोई शक वाली बात नहीं, इसको आप सिंपली 2 पाई मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पाई से पाई गया, और 2 से ही कटेगा 2 बार, सो दिस शुड बी सिंपली k अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड आर। यहाँ पर तो खैर कुछ भी रखो आप, ये आर का वैल्यू आप सॉल्व कर लें तो हो जाएगा, और ये 1/2 बाहर निकाल लो। मैं इसको डायरेक्टली सोल्व करता हूँ, तो थीटा उसका हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, 0 टू पाई। हम ऐसा बखूबी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आर वाला भी सॉल्व आपको लिखूँ अपना, आर क्यूब अपॉन 3 मल्टीप्लाई विद द आर इज आर क्यूब, so this will become simply r cube, okay, and इधर हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, 2 कट जाएगा, ये भी अरे तो 0 हो गया, तो मतलब कि ये इससे कट जाएगा, अरे वाह, ये तो 0 आ रहा है।
वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल इज सिंपली इक्वल टू जीरो। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डाइपोल, ये भी आपको लिखा रहता है। तो किसी कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर मुझे डाइपोल की वजह से क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है बेटा, तो वो कितना आ जाएगा के अपॉन, यहाँ पर डिस्टेंस आता है और जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पर डिस्टेंस का क्यूब आता है डाइपोल में, और क्यूब नहीं स्क्वायर आता है, क्यूब तो डाइपोल में स्क्वायर आता है, ठीक है। और यहाँ पर आता है वो डिस्टेंस आर प्राइम, रो आर प्राइम, यही तो फॉर्मूला होता है, cos theta और d theta. This is the formula for the continuous charge distribution. Now रो का वैल्यू पुट करेंगे, सो k अपॉन आर स्क्वायर, रो का वैल्यू कितना है k, आर अपॉन आर प्राइम का स्क्वायर, आर माइनस 2r प्राइम साइन थीटा कोस थीटा r prime square then sin theta dr prime d theta d phi. सो वापस से आपको वैसे ही सोल्व करना है, r की लिमिट को अलग, थीटा को अलग। मैं आपको बता दूं इसका भी आंसर जीरो आएगा, ये आप लोग सोल्व कर लेना, पर इसका आंसर आपको जीरो ही मिलेगा। इंटीग्रेशन सोल्व करना आपको आता ही है, वही आर इससे कट जाएगा, बाकी आर वाली टर्म को अलग सोल्व करना, थीटा वाली को अलग करना और फाई वाली को अलग करना। तो मेरा तो आंसर जीरो आ रहा है, आपका भी कुछ ना कुछ जीरो आ जाएगा, चेक कर लेना। ऐसे ही अब आप लोग को अगर मान लो क्वार्टर पोल का निकालना है, सो मान लीजिए अगर मैं क्वार्टर पोल का निकालता हूँ सिंपली, सो क्वार्टर पोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर आर क्यूब आता है आपकी बार, और फिर यहाँ आता है आर प्राइम का स्क्वायर, देन रो आर प्राइम एंड सिंपली 3/2 कोस स्क्वायर थीटा -1/2। ये हम जानते हैं और ये हमको जानना भी चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे रो आर प्राइम का वैल्यू पुट कर दीजिए, के अपॉन आर क्यूब और आर प्राइम का स्क्वायर, नहीं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रो आर प्राइम, दैट इज के आर अपॉन आर स्क्वायर, या मतलब आर प्राइम स्क्वायर, मैं आर प्राइम लेके चल रहा हूँ ना उसको, और आर माइनस 2r प्राइम एंड साइन थीटा and 3/2 1/2 और d2 का वैल्यू r प्राइम स्क्वायर साइन थीटा 3r प्राइम d थीटा d फाइव। आई बात समझ में, ठीक है ना। इसको भी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, इससे ये काट देना, जो r वाले फैक्टर को अलग सोल्व करना, जो थीटा वाले हैं उनको अलग सोल्व करना, एंड आफ्टर द सॉल्यूशन जो आपका आंसर आएगा वो है के आर 5 अपॉन के आर 5 अपॉन 16 मल्टीप्लाई विथ 12 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 16 मल्टीप्लाई विथ 12 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा आर क्यूब। तो बच्चों ये एक बार आप लोग सोल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से हम कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में निकाल सकते हैं। अगला सवाल हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फॉर a spherical sphere
Okay, spherical shell. For a spherical shell, for a spherical shell of radius r, of radius r, which consists a sphere surface charge density sigma. अब देखो स्फेरिकल शेल तो ऑब्वियस सी बात है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कंटेन करेगी, क्योंकि हम जानते हैं स्फेरिकल शेल के केवल सरफेस पर ही चार्जेस होते हैं, विच कंसिस्ट surface charge density sigma a surface charge density sigma is equal to k cos theta. K cos theta calculate the dipole moment calculate the dipole moment of this charge distribution of this distribution. Number 2, find the approximate potential find the approximate potential at point far from the origin, at point far from the origin. चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला है कि आपको क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट निकालना। डाइपोल मोमेंट अगर किसी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। देखो, अगर डिस्क्रीट का फॉर्मूला लिखना हो तो समेशन ऑफ क्यू आई और आर आई से हम लोग कर लेते हैं, बट कॉन्टिन्यूअस के लिए हमको ये फॉर्मूला इस तरह डिजाइन करना पड़ेगा। ये वही फॉर्मूला है, वैसे आपने बस क्यू को रो डी भी लिख दिया, अदरवाइज वही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है आर जो है वो डिस्टेंस है, तो वो आर आपने फिक्स कर रखा है उसके रेडियस के ऊपर। सो दिस इज द फिक्स डिस्टेंस, इसमें कुछ झूल झाल नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो पी बनेगा वो बहुत सिंपल सा बनेगा। हमारे पास रो तो है नहीं, हमारे पास तो सिग्मा है, सो सिग्मा आर प्राइम, और आर आपने फिक्स कर ही रखा है, और कॉस थीटा ही। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा, अब यहाँ पे सरफेस आएगा, बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास में अवेलेबल है। तो आपको बस सिग्मा का वैल्यू पुट करना है के कोस थीटा, और डी एस प्राइम का जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, ये भी आप जानते हो। सरफेस के ऊपर सरफेस एरिया कितना होता है स्फेरिकल सरफेस का, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी। बस आपको डी एस की वैल्यू पुट कर देनी है, सिग्मा का वैल्यू पुट कर देना है, थीटा की लिमिट 0 से लेके पाई, फाई की लिमिट 0 से लेके 2 पाई,
ये पुट कर देना और ये सॉल्व कर लेना इंटीग्रेशन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई k r³ अपॉन 3। 4 पाई k r³ अपॉन 3 कर लोगे ना इंटीग्रेशन। तो कुछ नहीं करना, सिग्मा का वैल्यू ये पुट करना है, ds का वैल्यू ये पुट करना है, डी थीटा की लिमिट 0 से लेके पाई तक लगानी है हमेशा की तरह, और फाई का लिमिट 0 से लेके 2 पाई तक लगानी है, और इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, खत्म। अगला सवाल ये है कि आपको निकालिए, तो इसका पहले का आंसर हो गया फर्स्ट का। दूसरा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल एट पॉइंट फार फ्रॉम द ओरिजिन। देखो डाइपोल मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब डाइपोल की वजह से, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डाइपोल का वो आ जाएगा पोटेंशियल। सो इसका जो दूसरा फैक्टर है सवाल का, वो है कि पोटेंशियल आपको निकालना। डाइपोल मूवमेंट अगर आ रहा है तो के P1 अपॉन आर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की वजह से, सॉरी आर स्क्वायर, ठीक है, डाइपोल का तो आर स्क्वायर होता है ना, जहाँ पर P1 मतलब डाइपोल मूवमेंट ही तो है P, जो कि आपका वैल्यू दे रहा है 4 पाई r³ k अपॉन 3, 4 पाई k r³ अपॉन 3। बस अगर ये आ गया वैल्यू तो आप ये वैल्यू पुट कर दो। ये वाला के अलग है, ये वाला के तो 1/4 पाई का है, तो उसको तो आप P1/4 पाई लिख सकते हो, और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना, 4 से 4 कैंसिल कर देना, तो ये हो जाएगा r³ k/3 r। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो कोई शंका वाली बात नहीं है इसमें। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। तो इंटीग्रेशन तो करने पड़ेंगे आपको, ये प्रैक्टिस आपकी ही है। जब तक इंटीग्रेशन करने नहीं सीखोगे तब तक दिक्कत ना होगी। कंसीडर a symmetric charge distribution, an axial symmetric charge distribution of the form node is equal to rho node r node upon r to the whole square exponential minus r upon r node plus square 5। ये तो आपको दे रखा है, पूछा गया है the radial component, the radial component of dipole moment due to this charge distribution is ओके। आपको बताना है कि डाइपोल मूवमेंट का रेडियल कंपोनेंट जो भी है वो क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया है क्या होता है। अब ये सवाल आप खुद भी कर सकते हो, देखो बच्चों। अब इसने रेडियल कंपोनेंट की बात बोली है, तो मैं एक काम करूंगा आपको,
रेडियल कंपोनेंट वही होता है कि आप में थीटा इंक्लूड ना हो। तो आपको अगर रेडियल कंपोनेंट निकालना है इसका, क्योंकि रेडियल में केवल रेडियस वाला फैक्टर काम करता है, थीटा वाला फैक्टर काम नहीं करता है, इस बात का खास ध्यान रखना बच्चों। तो इस स्थिति में आपका जो फॉर्मूला है वो रो आर प्राइम और या आर प्राइम डी टो प्राइम हो जाएगा। मैंने थीटा वाला नेग्लेक्ट किया है, मतलब मैंने केवल वही कंपोनेंट लिखा जिसमें केवल आर था, तो आपको बस वही करना है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन, कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी, ठीक है। तो रो नोड एंड आपको वैल्यू पुट कर देनी है बस, रो नोड आर नोड अपॉन आर टू द पावर 2 एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन आर नोड एंड कोस स्क्वायर 5। ये तो आपको दे रखा है रो का वैल्यू। इसके अलावा आपके पास में एक और चीज है, वो है आर। अब देखो इसने आर दे रखा है, अपन ने आर लिखा है तो हम इसको आर ही लिखते हैं, इसको हम आर प्राइम को हटा देते हैं एक बार के लिए। फिर डीटो है, डीटो का वैल्यू क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। अब आपको सबकी लिमिट पता है बच्चों, अब आप लोग कर सकते हो। बस इसमें देखो कहीं पर भी स्फेयर नहीं दिया हुआ, इसलिए हम जो आर की लिमिट लेंगे वो जीरो से इनफाइनाइट लेंगे, जो थीटा की लिमिट लेंगे वो जीरो से पाई लेंगे, और जो फाइव की लिमिट लेंगे वो जीरो से लेके 2 पाई लेंगे। तो इस स्थिति में आपका डाइपोल मोमेंट का निकल जाएगा, आप कर लेना इसको सॉल्व। आर का लिमिट क्या लेना है, जीरो से आर, जीरो से इन्फाइनाइट। थीटा की लिमिट क्या लेनी है, जीरो से पाई। और फाई का लिमिट क्या लेना है, जीरो से 2 पाई। तो इन तीनों चीजों को पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 पाई रो नोड डाइपोल मोमेंट ऑफ रेडियल कंपोनेंट। तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई रो नोड आर नोड टू द पावर 4, दैट्स इट। हाँ यही आएगा बस, ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। और वैसे अगर आपसे कोई पोटेंशियल की बात बोले ना बच्चों, तो आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। अब देखो ये तो रेडियल कंपोनेंट, तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं, तो ये रेडियल कंपोनेंट है, इसलिए इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, आर कैप में रहेगा। और इसी के आगे अगर कोई तुमसे पूछे बेटा पोटेंशियल कितना होगा, तो आप सिंपली उसको जवाब दे सकते हो कि पोटेंशियल किस तरह से होता है, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब कोस थीटा तुमको लिखना नहीं, कोस थीटा वाला फैक्टर तुमको लेना नहीं है। आर केप से आर केप का डॉट आप ले लीजिएगा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पुट कर दीजिएगा। सो रो नोड आर नोट टू द पावर 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड आर स्क्वायर, यहाँ पर अल्टीमेटली आ जाएगा। ये भी आप निकाल सकते हो, ये सिंपली एक वे है पोटेंशियल निकालने। हालांकि आपसे पूछा नहीं है इसमें, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला सवाल है, इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले ये वाला कर लेते हैं। लेट 4 पॉइंट चार्जेस q minus q by 2, q minus q by 2, अच्छा ठीक है। Be placed at the vertices, be placed at the vertices of square of side A of
square of side A. Let another charge minus q. Let another charge minus q be placed at the center of a square. Be placed at the center of square. Let VR is electrostatic potential. Let VR is electrostatic potential at the point P. At the point P at a distance R. At a distance R. R की वैल्यू देखो A से थोड़ी बड़ी दे रखी है. From the center of the square. From the center of a square. When then तो आपसे इसने पूछा है बेटा कि जो v है 2r डिस्टेंस पे और जो v है r डिस्टेंस उसका रेशियो क्या होगा बेटा. व्हाट इज द रेशियो. चलो करके देखते हैं. सिंपल सा प्रश्न है. आपको पहले ये देखना है कि ये कौन सा सिस्टम लग रहा है. मोनोपोल है, डाइपोल है, क्वाड्रुपोल है. क्योंकि उससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि आपका पोटेंशियल आर की किस पावर पर डिपेंड करेगा. और अगर एक बार ये आ गया कि वो आर की किस पावर पर डिपेंड करेगा तो मजा आ जाएगा. फिर दिक्कत नहीं. ये सेंटर पे मान लेता हूं मैं माइनस क्यू है और ये है प्लस क्यू. इधर इधर है माइनस क्यू बाई 2 और ये है प्लस ये है माइनस क्यू बाई 2. सिंपल. तो ये आपको दिया हुआ है. तो देखो ये तो सिंपल है. समथिंग 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 करके इसने सब बोला है. तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसका देखता हूँ कि इसका मोनोपोल मोमेंट कितना है. तो जरा चेक करें. सो मोनोपोल मोमेंट चेक करते हैं पहले इसके. तो प्लस क्यू मतलब 2q और ये भी 2q. जीरो हो रहा है तो ये जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा. डाइपोल मोमेंट की बात करें बच्चों एक बार. क्या इसका डाइपोल मोमेंट है क्या. चलो चेक कर लेते हैं. देखो डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट होता है समेशन ऑफ क्यू और आर आई. तो कहीं पर भी सेंटर मान लो आप. जहाँ भी आपकी सपोज मैं यही सेंटर मान लेता हूँ. तो ये सेंटर है तो पहला चार्ज जो है माइनस क्यू बाई 2 को ले लेते हैं. इधर वाला चार्ज ये पहला चार्ज है माइनस क्यू बाई 2. अगर ये ए डिस्टेंस है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हो कि ये ए बाई 2 ये भी ए बाई 2. तो रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4. तो जो भी आएगी मैं बता दे रहा आपको. उसको आर ले लेते हैं. अपने मन से मान ले रहा हूँ. वट एवर यू वांट टू डू. तो ये आर डिस्टेंस पे ले लेता हूँ. तो ये थीटा एंगल बनेगा
तो इसका आई कैप के साथ कंपोनेंट आएगा आर 45 डिग्री का एंगल है ना, स्क्वायर फॉर्म में तो ये हो जाएगा आर कोस 45 डिग्री आई कैप में, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक तो इधर होगा आई कैप में और एक इधर होगा जे कैप में, प्लस आर सेम 45 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, जे कैप में बनेगा। ओके, दूसरा चार्ज ये ले लेता हूँ मैं, ये इधर की तरफ डिस्टेंस वही सेम आर रहेगी, इसके कंपोनेंट माइनस आई कैप और प्लस जे कैप में रहेंगे, तो प्लस क्यू आर माइनस आई कैप और प्लस जे कैप में रहेंगे। ओके, तीसरा ये वाला, इसका जाएगा बेटा माइनस आई क्यूब और माइनस जे क्यूब, so माइनस क्यू बाई टू माइनस आर कोस 45 डिग्री और माइनस आर, हाँ कोस साइन एक ही बात है, तो 45 डिग्री से होता है जे क्यूब, और लास्ट है ये वाला, इसमें ओके प्लस आई क्यूब और माइनस जे क्यूब, तो प्लस क्यू प्लस आई क्यूब मतलब आर कोस 45 डिग्री प्लस आई क्यूब माइनस आर कोस, तो बच्चों ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, सब जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब डाइपोल मूवमेंट भी इसका जीरो आ रहा है, इसका डाइपोल मूवमेंट भी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो श्योरली ये क्वाड्रपोल मूवमेंट होगा, बिकॉज आपके सिलेबस में क्वाड्रपोल तक ही ज़्यादातर सवाल आते हैं, तो अगर डाइपोल भी जीरो तो नक्की ये क्वाड्रपोल है। फिर भी हम लोग एक बार को चाहें तो चेक कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इस बात में कि आप क्वाड्रपोल मूवमेंट चेक ना करके देखो, क्योंकि ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, वन बाई हम लोग करके इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है। तो क्वाड्रपोल मूवमेंट अगर आपको देखना है इसका, तो क्वाड्रपोल मूवमेंट का फॉर्मूला लगा लो और चेक कर लो। वैसे तो क्वाड्रपोल ही आएगा, क्वाड्रपोल के आगे तो कुछ सिलेबस में आता ही नहीं, वरना फॉर्मूला भी चेक कर लो, क्यू आई आर आई स्क्वायर 3/2 ये आर और उसके बीच का एंगल होता है। अरे मतलब कहने का ये है, ये जो है ना ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आई कितना दूर और ये कितना दूर, इसका एंगल होता है यार थीटा, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, आपको ये चेक करना है कि एंगल कितना बन रहा है। जैसे मान लो मैं पहला ले लेता हूँ, पहला पॉइंट जो है आपका हाँ तो मैं आपको बता रहा था थीटा क्या चीज़ होती है। तो एक्चुअली जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है ना बच्चों, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आपका चार्ज कहाँ रखा हुआ है और कहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इस मूल बिंदु से ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है और चार्ज कहाँ है, उसके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग पर्टिकुलरली चारों चार्ज के लिए निकालना शुरू करोगे 1/1 थीटा की वैल्यू, तो आपको मिल जाएगी। देखो जैसे नंबर एक चार्ज आपने क्या माना है, so charge number 1 is minus q by 2,
इज इट? हाँ, ये तो माना है आपने। तो ये आपका चार्ज नंबर एक कितना है, माइनस Q/2, ये वाला है। कहीं भी ले लो आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वेयर एवर यू वांट। सपोज यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो इससे इसके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते थीटा है। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये मूल बिंदु है, और ये सब ये थीटा मान लेते हैं ना। तो हमारे पास सिंपल सी बात है कि पहला चार्ज है -Q/2, और जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो वर्चुअल डिस्टेंस r ले रहे हैं। हालांकि r का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो √a²/4 प्लस a² करके। पर ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको हम लोग, पर हाँ r डिस्टेंस है। और उसके बाद में फिर जो एंगल बना हुआ है उन दोनों के बीच का, वो कितना है, cos² थीटा -1/2। ओके, दूसरा जो चार्ज आपका है, सेकेंड नंबर चार्ज, वो ये वाला है। इस दूसरे चार्ज के और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सिंपली 90 प्लस थीटा। ठीक है, सो प्लस दूसरा चार्ज हो जाएगा Q, और वो डिस्टेंस भी r हो जाएगी, और जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 प्लस थीटा। सो 3/2 cos² 90 plus theta minus 1/2. Okay. Now the third number charge is what? That is this. This is third number charge. चला गया ये रहा। तो ये जो है, ये वाला डिस्टेंस का एंगल कितना हो जाएगा? ओके, सो दिस इज द 180 एंड 180 प्लस थीटा, ये इससे 90 पर है। ठीक है, 180 प्लस थीटा। सो दूसरा है -Q/2 और r² and 3/2 cos² 180 प्लस थीटा -1/2। एंड चौथा चार्ज जो है वो कहाँ है, +Q, और डिस्टेंस तो वही r² है उसकी, और ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा, या फिर आप ऐसे मान लो कि 360 माइनस थीटा। तो ये जो चार्ज का ये वाला एंगल है 360 माइनस थीटा भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, सो ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 में 270 हो गया ना। सो ये हो जाएगा 3/2 cos² 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, एक ही बात है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये जीरो नहीं आएगा, देख लेना, आप कर लेना, सो ये जीरो नहीं आएगा। तो अगर ये जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब ये डाइपोल है, क्वार्टरपोल है। क्वार्टरपोल की वजह से पोटेंशियल जो होता है 1/r³ होता है, ये हम जानते हैं। तो V(2r) अपॉन V(r) अगर आपको निकालना पड़े बच्चों, आप इजीली ये बात बोल सकते हो कि 1/2r³ अपॉन 1/r³। इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1/8 आपको इजीली मिल जाएगा। दिस इज योर सिंपली आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल करते हैं। इसके बाद आपका मल्टीपोल खत्म हो जाएगा, और कल से हम लोग शुरू करेंगे मेथड ऑफ इमेजेज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बड़े सवाल आते हैं, तो वो हम लोग कल से शुरू करेंगे। बट आज का जो अंतिम सवाल है वो हम लोग कर लेते हैं। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो सवाल मैं आपके लिए अधूरे छोड़ रहा हूँ ना, केवल आपको उनमें सिंपली इंटीग्रेशन करना है, उनको आप अधूरा मत छोड़ना। अपने रजिस्टर में उन सवालों को पूरा करिएगा, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाने के बाद आपको अब थोड़ा बहुत तो सवाल करना आ ही गया होगा ना, कैसे आप लोग को सवाल करना है। इसलिए उसको बिल्कुल अधूरा मत छोड़ना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए थोड़ा सा आप उसको करना। फ्री रीजन एज अ फॉर्म
as the form V of r theta phi is equal to f bar cos theta, then the function fr is option A ar square plus b upon r plus b upon r, option B ar plus b upon r square, ar plus b upon r square, option C ar plus b upon r, option D a log of इट्स वेरी इजी टास्क और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आपको कुछ नहीं करना। आपको देखो इसमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है ना। तो आप एक काम कर सकते हो इसमें, आप है ना, इसने बोला है कि फंक्शन क्या होगा, ठीक है। चलो एक बार करके देखते हैं ऑप्शन वाइज, थोड़ा आपको करना पड़ेगा इसको ऑप्शन वाइज। अगर ये जो भी ऑप्शन जो है ना लैप्लास इक्वेशन को फॉलो कर रहा है ना, वही इसका सही आंसर है, क्योंकि चार्ज फ्री स्पेस है ना। तो हमारे पास क्या है, दो तरह की इक्वेशन होती है। अगर चार्ज फ्री स्पेस ना हो तो वहाँ पर पॉइसन इक्वेशन काम करती है, इसका मतलब ये वहाँ पर काम करता है, ठीक है। बट अगर चार्ज फ्री स्पेस होता है तो फिर ये इक्वेशन काम करती है, मतलब लैप्लास इक्वेशन काम करती है। सो फॉर द चार्ज फ्री स्पेस, फॉर द चार्ज फ्री स्पेस या चार्ज फ्री रीजन जहाँ पे चार्जेस ना हो, वहाँ पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है, एंड उस स्थिति में द लैग्रेंजियन ऑफ द पोटेंशियल शुड बी जीरो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो ये स्फेरिकल सिस्टम में सब कुछ आपको दे रखा है। स्फेरिकल सिस्टम में चार्ज डेंसिटी सॉरी लैग्रेंजियन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ थोड़ा सा कि नॉर्मली कर्वीलिनियर सिस्टम में जो फॉर्मूला होता है वो होता है H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 H2 H3 अपॉन H1 डेल V अपॉन डेल U1 प्लस डेल अपॉन डेल U2। सिमिलरली लिख सकते हो यार, अब तो 2 है तो 1 और 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, और डेल V अपॉन डेल U2 यहाँ पहुँच जाएगा। इन द सेम वे अगर 3 वाला आपको लिखना है, सो बस 1 और 2 ऊपर आएगा और जो आपका 3 वाला है वो इधर पहुँच जाएगा। देखो जो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको स्फेरिकल सिस्टम में अगर आपको करना है तो स्फेरिकल सिस्टम में जो H1 होता है वो R1 होता है, H2 होता है वो R होता है, और H3 जो होता है वो होता है R साइन थीटा। ये आपको सब मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ने को मिल जाएगा। अभी आपको याद रखना पड़ेगा, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो R होता है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो थीटा होता है, और जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो फाई होता है। तो आर थीटा फाई यहाँ काम करते हैं। हालांकि आपको इस फंक्शन में कहीं पर भी फाई नहीं दे रखा, केवल आर और थीटा का फंक्शन है, तो ये टर्म तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी आपकी इस पर्टिकुलर सिस्टम में। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर 2h3, मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर ब्रैकेट क्लोज प्लस डेल अपॉन डेल थीटा H1 H3, मतलब आर साइन थीटा अपॉन आर, मतलब कि साइन थीटा
एंड डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो चाहो कुछ नहीं करना, आपको 1 by 1 ऑप्शंस में से v का वैल्यू पुट करना है और इन इस इक्वेशन में रखना है। जो भी ऑप्शन डेल टू वी का वैल्यू 0 प्रोवाइड कर दे वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मैं इसका सही आंसर आपको बता दे रहा, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। तो आप जब 1 by 1 पुट करेंगे तो ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे ये वैल्यू वी की सॉरी एफ आर की वैल्यू यहाँ पुट करते ही आपका आंसर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी फॉर द ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा, हालांकि मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ ऑप्शन बी में हम लोग करें तो क्या होगा। सो आई एम जस्ट टेकिंग ऑप्शन बी, सो जस्ट टेकिंग द राइट ऑप्शन। सो जैसे हम ऑप्शन बी लेंगे, देखना जिसका v है वो क्या हो जाएगा एफ आर, मतलब कि ए आर प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर, ए आर प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा। और जब इसको लैप्लासियन के अंदर हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे डेल बी अपॉन डेल आर आप कर रहे हो तो बेसिक बात है, यहाँ पे ए आर का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा -2b अपॉन r³। ठीक है, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल थीटा ठीक है, बस सोल्व कर लो इसको और तो क्या है। 1/r² साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर, और इससे कट जाएगा। हाँ ठीक है, तो 2 r के फंक्शन हो गए ना, तो इसको 1 by 1 आपको सोल्व करना पड़ेगा, या फिर इस r को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो AR³ हो जाएगा, AR² हो जाएगा। सो AR² का तो 2AR हो जाएगा, तो साइन थीटा कोस थीटा में कोई चेंजेस नहीं है। AR² तो कितना हो जाएगा 2AR, और ये जब r² अंदर मल्टीप्लाई तो r³ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस तो खैर ही आएगी सही, तो नीचे केवल r बचेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b अपॉन r²। तो आफ्टर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2b अपॉन r²। ये तो हो गया हिसाब किताब, प्लस डेल अपॉन डेल थीटा हम लोग करेंगे तो प्लस का ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, सो 2 साइन थीटा कोस थीटा। बाकी ब्रैकेट में जो है ए आर प्लस बी अपॉन r² एक ही बात है। देखो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगी, तो इससे एक टर्म एक कट जाएगी, मतलब 0 हो जाएगा। दैट्स इट। तो बस ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इसको 0 प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, जो इसको 0 प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स हम ये बात बोल सकते हैं बेसिकली सिंपली इन द सिंपल वे कि हमारे पास इस तरह से कुछ सिचुएशन है कि ऑप्शन बी लाप्लास इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो चार्ज फ्री स्पेस में वही ऑप्शन
परफेक्टली काम करेगा। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द परफेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन। सो वी कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स इट। तो इस तरीके से मल्टीपल एक्सपेंशन वाला काम आपका हो गया खत्म, समझ रहे हो? मल्टीपल एक्सपेंशन वाला काम जो हुआ वो हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक के अंदर मेथड ऑफ इमेजेज। इसमें इमेज फॉर्म कैसे होती है, क्यों होती है, और अगर इमेज फॉर्म होती है तो क्या उसमें फिर होता है, उन सब की बात हम करेंगे कल। तो इनको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।